हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज की वीडियो में आपका दो ध्रुवता का अंत चैप्टर का पहला टॉपिक सोवियत प्रणाली क्या थी, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो ये दो ध्रुवता का अंत है इसका मतलब क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, और उसके बाद हम जानेंगे कि सोवियत प्रणाली क्या थी। ठीक है, ताकि आप चैप्टर को सही तरीके से कनेक्ट कर पाओ। बेसिकली इस पूरे चैप्टर के अंदर टोटल आपके 8 टॉपिक्स है, आठ आठ टॉपिक है। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके एक एक वीडियो के अंदर हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, जिससे आपको साथ साथ ये भी पता चले कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या लिखना है, ये क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या लिखना है। ठीक है, बट इन सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि दो ध्रुवता का अंत का मतलब क्या है, या जो दो ध्रुवता की शुरुआत ही कब हुई। हम अंत तो जान लेंगे, लेकिन दो ध्रुवता की शुरुआत कब हुई। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है। देखो, अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली ये पढ़ना है कि यूएसएसआर का विघटन कैसे हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद, और उसके बाद मींस इस उसके बाद का मतलब यहां पर है कि उसके परिणाम क्या हुए, शॉक थेरेपी क्या था। इन सभी चीजों को हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। गोरबाचेव की कहां तक भूमिका थी सोवियत संघ के विघटन में, इन सभी चीजों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बता दूं जिससे आप चैप्टर को कनेक्ट कर पाओ। देखो, आप सबको पता है हमारी पूरी दुनिया ने जो पहला विश्व युद्ध फेस करा था वो कब करा था, 1914 से 1980 के बीच में, 1914 से 1918 के बीच में पूरी दुनिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को फेस करा था। अब वर्ल्ड वॉर का मतलब है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूड थी। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं, जैसे कहने का मतलब क्या है कि ये जो लड़ाई थी मेनली कहां हो रही थी, यूरोप के अंदर हो रही थी। बट हम क्या देखते हैं कि यूरोप ने बहुत सारी कंट्रीज को गुलाम बना रखा था। तो हम क्या देखते हैं कि यूरोप की बहुत सारे जो गुलाम देश थे, उपनिवेश जिनको गुलाम बना रखा था, तो वो भी इस वॉर के अंदर शामिल थे। इसलिए इसको विश्व युद्ध की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे देश इस वॉर के अंदर इंक्लूड थे। दूसरा जो हमारे लिए जो जरूरी है वो है दूसरा विश्व युद्ध, जो कि कब से कब तक हुआ था, 1939 से 1945 के बीच में, 1939 से 1945 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, ये दूसरा विश्व युद्ध हुआ किसके बीच में, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में। अब मित्र राष्ट्र वो राष्ट्र थे जिनकी जिनकी जीत हुई दूसरे विश्व युद्ध में, और धुरी राष्ट्र कौन थे, जिनकी दूसरे विश्व युद्ध में हार हुई। ठीक है, मित्र राष्ट्र के अंदर कौन थे, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। वहीं धुरी राष्ट्र में कौन थे, जापान, इटली और जर्मनी। अब बेसिकली यहां पर मुझे बताना क्या है आप लोगों को, ये देश तो हार गए, आपको पता है। अब पूरा का पूरा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो हुआ कहां था, यूरोप के अंदर मेनली। पूरा का पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप के अंदर हुआ था। ब्रिटेन और फ्रांस इस वॉर को जीत तो गए, बट वो इस सिचुएशन में नहीं थे कि वो दोबारा से कॉम्पीट कर सके, दूसरे को टक्कर दे। इसलिए वो भी अब साइड हो जाते हैं, आराम से शांत बैठ जाते हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, शांति से बैठ जाते हैं और अपना विकास करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने देश के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, अब ऐसे में दिक्कत क्या आती है, यूएसए और यूएसएसआर ये दोनों देश बचे। अब होता क्या है कि जो यूएसए था वो पूंजीवाद को सपोर्ट करता था। ठीक है, और जो यूएसएसआर था वो साम्यवाद को सपोर्ट करता था। ठीक है, अब जो यूएसए था वो पूंजीवाद को सपोर्ट करता था, जिसका मतलब है कि निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देता था, और सरकार का केवल भूमिका क्या रहेगी, सरकार की भूमिका केवल शासन चलाने में होगी, गवर्नमेंट को रन करने में होगी, बाकी सारा का सारा काम प्राइवेट सेक्टर देखेंगे। ठीक है, यहां पर क्या था, सरकार का मेन कंट्रोल था इकोनॉमी के अंदर। यहां पर पूंजीवाद में जहां मुख्य उद्देश्य क्या था, लाभ कमाना, यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, समाज कल्याण। यहां पर मुख्य उद्देश्य क्या था, समाज कल्याण था। समझ में आ गया। तो यूएसए ने इसको बढ़ावा दिया। अब यूएसएसआर पूरी दुनिया में साम्यवाद फैलाना चाहता था, यूएसए पूरी दुनिया में पूंजीवाद को फैलाना चाहता। अब इन्हीं विचारधारा की लड़ाई ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद किस चीज को जन्म दिया, शीत युद्ध को जन्म दिया। ठीक है, इन दोनों की जो लड़ाई है इसी चीज ने शीत युद्ध को जन्म दिया। और इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो पूरी की पूरी दुनिया है वो क्या बन गई, दो ध्रुव है, दो ध्रुव है।
तो आपको समझ में आ गया दो ध्रुव मतलब कि दुनिया में दो महाशक्तियां हैं और जो बाकी देश हैं वो इन दो महाशक्तियों के साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, अपना जो गठबंधन है या जो अपना अलायंस है वो इन दो सुपर पावर्स के साथ बना रहे हैं, या तो यूएसए के साथ या यूएसएसआर के साथ बना रहे हैं। समझ में आ गया? तो आपको ये समझ में आ गया दो ध्रुवीय विश्व की शुरुआत कब हुई, तो दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ही दो ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हुई। और ये कब से कब तक चला? 1945 से 1991 तक चला। और जैसे यूएसएसआर का पतन हो जाता है तो ये सिस्टम जो दो ध्रुव विश्व है उसका खत्म हो जाता है, या वो दो ध्रुवता का अंत हो जाता है, जो कि चैप्टर का नाम भी है। क्योंकि अमेरिका अकेले किससे लड़ाई लड़ेगा? क्योंकि अमेरिका की लड़ाई यूएसएसआर से थी। अब यूएसएसआर तो खत्म हो गया, ठीक है, पतन हो गया इसका, तो अकेले थोड़ी लड़ेगा। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, दो ध्रुवता के अंत के बाद हम क्या देखते हैं, पूरी दुनिया एक ध्रुव बच गई जिसमें केवल अमेरिका ही महाशक्ति था। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब ये जो बार बार यूएसएसआर आ रहा है इसको मैं बता देता हूं। यूएसएसआर क्या है आपका? ये 15 देशों का संघ है, ठीक है, जो कि किसके नेतृत्व में बना था? रूस के नेतृत्व में बना था। ठीक है, अब इन 15 देशों में कौन से देश हैं? मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देश हैं। पूर्वी यूरोप के देश हैं, ठीक है, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देश हैं। जिन मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देश इन 15 देशों ने जिन्होंने मिलकर इस यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक नाम का संघ बनाया था, जो कि किसके नेतृत्व में बना था? रूस के नेतृत्व में बना था। तो आपको आई होप यहाँ पर यूएसएसआर का वो भी क्लियर हो गया। अभी और अच्छे से क्लियर होगा जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको, तो ठीक है, कि जो यूएसएसआर है इसकी शुरुआत कब हुई ये जब मैं बताऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम दो ध्रुवता के अंत पर। अब आपको एक चीज समझ में आ गया, दो ध्रुवता की शुरुआत कब हुई? कब हुई? 1945 में दो ध्रुवता की शुरुआत हुई। ये अभी मैंने आपको बताया कि दो ध्रुवता की शुरुआत 1945 में। तो इसका अंत कब हुआ? 1991 में दो ध्रुवता का अंत हुआ, अभी मैं आपको बता चुका हूं। तो इसकी जो शुरुआत है दो ध्रुवता के अंत की, मींस अगर मैं यहां पर दो ध्रुवता का अंत बोल रहा हूं तो मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? यूएसएसआर का पतन। तो इसकी जो शुरुआत है वो बर्लिन की दीवार के टूटने से हुई। ठीक है, बर्लिन की दीवार के टूटने से हुई। अब ये क्या है बर्लिन की दीवार? अब ये समझ लो। हम क्या देखते हैं, बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी थी, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जर्मनी की हार के बाद जो ये मित्र राष्ट्र थे, इन मित्र राष्ट्रों ने क्या करा था, पूरे जर्मनी को चार भागों में बांट दिया था और उसकी कैपिटल को भी क्या करा था, चार भागों में बांट लिया था। जो पूर्वी बर्लिन था वो रूस के कंट्रोल में था या यूएसएसआर के कंट्रोल में था, और जो पश्चिमी बर्लिन था वो अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के कंट्रोल में था। समझ में आ गया? अब होता क्या है कि ये सेपरेट करने के लिए पहले एक ही देश था, लेकिन 1961 में हम क्या देखते हैं कि दीवार बना दी जाती है। ठीक है, बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी जाती है जो कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। ये दीवार खड़ी क्यों करी गई थी इसको भी समझो। हो क्या रहा था, वेस्ट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, जो पश्चिम है हमारा जो पूंजीवाद है अमेरिका और जो पश्चिमी यूरोप के देश वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास हो रहा था। ठीक है, तो बहुत सारे पूर्वी जर्मनी की जनता या पूर्वी बर्लिन की जनता वहाँ माइग्रेट कर रही थी, इससे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए क्लियर डिवीजन करने के लिए क्या करा, दीवारें खींच दी कि यहाँ की जनता वहाँ ना जा पाए। ठीक है, तो इसलिए और यही जो ये जनता माइग्रेट करी थी ये भी कहीं ना कहीं इनके बीच में टेंशन का भी कारण बन रहा था। वैसे दोनों के बीच में एक लड़ाई थी कि मुझे अपनी विचारधारा फैलानी है, मुझे अपनी विचारधारा फैलानी है, और वो दोनों की दोनों जो अमेरिका और यूएसएसआर दोनों में ये होड़ लगी हुई थी अपनी अपनी विचारधारा को फैलाने का। तो एक तो इनके बीच में टेंशन थी और एक जर्मनी का केस। तो हम क्या देखते हैं, शीत युद्ध के सरगर्म माहौल में बर्लिन की दीवार बनाई गई और इस दीवार को 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता के द्वारा गिरा दिया गया। याद रखना किसने गिराया? पूर्वी जर्मनी की आम जनता के द्वारा गिराया गया। अब जैसे ही ये दीवार गिरती है इसके दो परिणाम होते हैं। पहला परिणाम क्या होता है? दूसरी दुनिया का पतन और शीत युद्ध की समाप्ति। पहला परिणाम दूसरी दुनिया का पतन और शीत युद्ध की समाप्ति। यहां दूसरी दुनिया किसके लिए यूज करा गया है? यूएसएसआर
और वो सभी देश जिन्होंने साम्यवाद को अपनाया था, उसके लिए यहाँ पर दूसरी दुनिया वर्ड यूज करा गया। और शीत युद्ध की समाप्ति कैसे हुई? शीत युद्ध किसके बीच में हुआ था? यूएसए और यूएसएसआर के बीच। अब जब जर्मनी रहा ही नहीं, सॉरी, जब यूएसएसआर का पतन ही हो गया, ठीक है, तो शीत युद्ध तो खत्म ही हो जाएगा, अमेरिका अकेले थोड़ी लड़ेगा, तो पहला। दूसरा, जो विभाजन विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी विभाजित हो चुका था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में जो बट चुका था, ठीक है, अब उसका क्या हो गया? एकीकरण हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बर्लिन की दीवार के टूटने के क्या परिणाम हुए, तो पहला दूसरी दुनिया का पतन और शीत युद्ध की समाप्ति, और दूसरा जर्मनी का एकीकरण। अब जैसे ही बर्लिन की दीवार टूटती है, ठीक है, उसके तुरंत बाद हम क्या देखते हैं? पूर्वी यूरोप कि 8 देशों ने एक एक करके, वहां की जनता ने क्या करा? अपनी सरकार के खिलाफ और सोवियत संघ के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अपनी सरकार और सोवियत संघ के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब सरकार ने इस प्रदर्शन को रोक नहीं पाई। क्यों? क्योंकि एक जनता की बहुत बड़ी भीड़ थी, ठीक है, जो सोवियत सिस्टम से अपने आप को आजाद करना चाहती थी। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि एक बहुत बड़ी जनता ने सोवियत संघ के खिलाफ खड़ी हो गई थी, इसलिए वो भी हाथ खड़े कर देते। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार पूर्वी यूरोप ने बर्लिन की दीवार के टूटने के बाद ही क्यों करा? देखो होता क्या है, अगर आप अभी भी देखो, हर कोई हिम्मत नहीं कर पाता। तो पूर्वी जर्मनी की जो जनता थी, उन्होंने हिम्मत करके ये दीवार तोड़ी। तो इसके बाद ऐसा हुआ होगा कि पूर्वी यूरोप के जो 8 देश हैं उनमें भी हिम्मत आई, क्योंकि वो भी तो इस सिस्टम से परेशान हो चुके थे। अब क्या परेशानी थी वो आगे आपको चैप्टर में पता चलेगा, वन बाय वन। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं, जैसे वो देखा तो वो भी तो परेशान थे, तो उन्होंने भी उसको देखकर उन्होंने भी सोवियत संघ के खिलाफ अपना आंदोलन कर दिया। देखो लिखा हुआ है ना, शीत युद्ध के अंत के समय में सोवियत संघ यह चुपचाप देखता रहा। ऐसा सैन्य मजबूरी के नहीं, बल्कि जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ, क्योंकि जनता बिल्कुल भड़की हुई थी। तो कोई भी सरकार कुछ करने से पहले 10 बार सोचेगी। समझ में आ गया? और अगर मैं इस दीवार की बात करूं, तो ये दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक था। यह दीवार 150 किलोमीटर से ज्यादा लंबी थी, 28 सालों तक रही, और 9 नवंबर 1989 में इसको गिराया गया। समझ में आ गया? ये कुछ बेसिक चीजें हैं। तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि जो दो ध्रुवता के अंत है, मतलब यूएसएसआर के जो विघटन की शुरुआत है, वो बर्लिन की दीवार के टूटने से हुई। अब कैसे ये टूटा, क्या कारण था, इसको हम अगली वीडियोस में देखेंगे। अब हम यहां पर ये जानेंगे कि सिस्टम क्या था, सोवियत प्रणाली क्या थी, जो हम अभी पढ़ रहे थे, यूएसएसआर, सोवियत समाजवादी गणराज्य का संघ, या यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये सिस्टम था ही क्या? तो अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं, तो ये सिस्टम 1917 की, ठीक है, एक मिनट, 1917 की रूसी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया, ठीक है, जो कि पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और साम्यवाद के आदर्श और समतामूलक समाज की जरूरतों से प्रेरित थी। सिंपल डेफिनेशन। मतलब क्या है इसका? जो ये समाजवादी सोवियत गणराज्य है रूस, ठीक है, जो यूएसएसआर, जो ये पूरा यूनियन है, ये 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था, ठीक है। जो ये समाजवादी क्रांति हुई थी वो पूंजीवाद के विरोध में हुई थी। वो क्या रहा था, पूंजीवाद की वजह से हम क्या देख रहे हैं कि गरीब जनता को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा था। तो इसी में हम क्या देखते हैं, एक सोशलिस्ट पार्टी उभरती है और वह गरीब लोगों के सपोर्ट से रूस के अंदर क्रांति करती है और पावर में आती है, ठीक है। और इसने किस चीज पर फोकस करा? समाजवाद के आदर्श और समतामूलक समाज पर उसने मेन फोकस करा। समतामूलक समाज मतलब एक ऐसा समाज बनाना जहां पर बहुत कम असमानता हो। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए सोवियत प्रणाली क्या है, सोवियत प्रणाली जो कि 1917 की रूस समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आई, इसको हम रूसी क्रांति बोल सकते हैं, जो कि पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्श और समतामूलक समाज की जरूरतों से प्रेरित थी। अब यहाँ पर जो समाजवाद के आदर्श और समतामूलक समाज की जरूरतों से प्रेरित थी, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए इस प्रणाली ने क्या करा, इस प्रणाली ने पार्टी की संस्था को प्राथमिकता दी। मतलब केवल एक ही पार्टी होगी, ताकि पॉलिटिक्स ना हो, राजनीति ना हो,
एक ही पार्टी सही तरीके से डिसीजन ले सके, और राज्य को प्राथमिकता दी, मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल राज्य के हाथ में होगा और एक ही पार्टी होगी, और वो पार्टी कौन होगी? कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही इर्द गिर्द घूमता रहेगा। समझ में आ गया? तो बोले रखना अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष की जगह नहीं थी, क्योंकि देखो अगर पार्टी पॉलिटिक्स होगी तो वो जीतने हारने के चक्कर में क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जनता का अहित हो सकता था, ऐसा इन लोगों का मानना था। इसलिए उन्होंने कोई भी पार्टी नहीं रखी, केवल कम्युनिस्ट पार्टी होगी जो इस सिस्टम को आगे बढ़ाएगी, समाजवाद को। ठीक है। और विश्व इतिहास में निजी संपत्ति का, ठीक है, निजी संपत्ति को समाप्त करना और समाज में समानता स्थापित करना की जो कोशिश है, ये सबसे बड़ी कोशिश हमें इसी समय में देखने के लिए मिलती है। ये तो हो गया आपकी जनरल नॉलेज टाइप। तो अगर आपसे अभी कोई पूछे कि सोवियत प्रणाली क्या थी तो क्या बताओगे? 1917 की रूसी क्रांति के बाद अस्तित्व में आई, जो कि पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में और समाजवाद के आदर्श और समतामूलक समाज की जरूरतों से प्रेरित थी। सिंपल। और इसके लिए राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिकता दी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आपको मैंने क्या बताया था कि जो यूएसएसआर था, ठीक है, जो यूएसएसआर था उसके अंदर पूर्वी यूरोप के देश थे और मध्य एशिया के देश थे। तो मध्य एशिया के देश तो रूस से बहुत पहले से ही करीब थे, ठीक है, तो वो रूस के साथ यूएसएसआर में शामिल हो गए। बट क्वेश्चन ये उठता है पूर्वी यूरोप के देश क्यों शामिल हुए? वो चाहते तो कहाँ जा सकते थे? अमेरिका के साथ भी मिल सकते थे, क्योंकि जो पश्चिमी यूरोप था वो तो यूएसए के साथ था, तो पूर्वी यूरोप यूएसएसआर के साथ क्यों गया? तो इसका जो बेसिक आंसर है वो ये था कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, एक मिनट, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हम क्या देखते हैं कि सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा, और हम क्या देखते हैं, सॉरी एक मिनट, दूसरे विश्व युद्ध के बाद हम क्या देखते हैं कि जो पूर्वी यूरोप के देश थे, ठीक है, उसको सोवियत संघ के अंकुश में आए। क्यों आए? तो सोवियत सेना ने फासीवादी ताकतों से किसको आजाद कराया था? पूर्वी यूरोप के देशों को। ठीक है, क्वेश्चन आता है कई बार कि पूर्वी यूरोप के देशों ने यूएसएसआर को क्यों ज्वाइन करा, या उसमें क्यों शामिल हुए, या वो सोवियत संघ के अंकुश में क्यों आए? तो इसका मेन कारण ये था कि सोवियत सेना ने ये जो पूर्वी यूरोप के देश थे उनको फासीवादी ताकतों मींस हिटलर के कंट्रोल से आजाद कराया था। इसीलिए इन देशों ने अपने आप को यूएसएसआर की तरह ही अपने देश के भी सिस्टम को ढाल दिया। देखो लेकर ना, समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर अपने भी सिस्टम को ढाला। और ये जो देश है ये दूसरी दुनिया के देश कहलाए, और इनके नेता कौन थे? समाजवादी सोवियत गणराज्य इनका हेड था। भी समझ में आ गया? यहां पर दो चीजें, पहला अगर आपसे 2 नंबर में पूछे सोवियत प्रणाली क्या, तो इस ये बताया मैंने। अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि पूर्वी यूरोप के देश यूएसएसआर में क्यों शामिल हुए या सोवियत संघ के अंकुश में क्यों आए, तो इसका सिंपल आंसर भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं विशेषता की, कि जो सोवियत प्रणाली थी उसकी विशेषता क्या थी। ठीक है, वन बाय वन हम एक एक विशेषता की बात करते हैं। तो जो सबसे बड़ी विशेषता थी सोवियत प्रणाली की वो क्या थी कि अमेरिका को छोड़ दें तो शेष विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित था। ये पहली विशेषता हो गई। अगर मैं अमेरिका को छोड़ दूं तो शेष विश्व की तुलना में जो यूएसएसआर था वो कहीं ज्यादा विकसित था, पहली विशेषता। ठीक है, दूसरा, संचार प्रणाली काफी उन्नत थी और विशाल ऊर्जा संसाधन थे। ठीक है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो बहुत कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, और दूसरा, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज जैसे खनिज तेल, लोहा, इस्पात, ठीक है, ये बहुत बड़ी मात्रा में था यहाँ पर। ठीक है, जिसने कहीं ना कहीं इस देश को वृद्धि करने में या विकास करने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया। ये आपकी होगी दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता क्या है? दूर दराज के इलाके भी दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। मतलब अब अगर यूएसएसआर की मैं बात करूं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस, और उसके बाद उसमें 14 और देश जुड़ गए, तो ये बहुत बड़ा एरिया हो गया। लेकिन आवागमन मतलब ट्रांसपोर्टेशन का इतना अच्छा फैसिलिटीज था कि एक एरिया दूसरे एरिया से बहुत अच्छे से कनेक्टेड था। ये भी कहीं ना कहीं इसकी विशेषता को दिखाता है। तीसरा हो गया। चौथा, घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत थे, जो पिन से लेकर कार
सभी चीजें का उत्पादन करते थे। मतलब जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी वो वेल डेवलप्ड थी। पिन से लेकर कार तक सभी यूएसएसआर के अंदर ही बनाए जाते थे। हाँ, बेशक से जो इनकी क्वालिटीज है, गुणवत्ता है, गुणवत्ता के मामले में वो पश्चिमी देशों के स्तर तक नहीं थी, लेकिन ये अपने आप में एक विशेषता है कि पिन से लेकर कार तक देश के अंदर बनाई जा रही है, जो दिखाता है कि ये देश, ये जो सिस्टम है या जो ये व्यवस्था यूएसएसआर है, जो सोवियत प्रणाली है या सोवियत संघ है, वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सोवियत संघ की सरकार अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था कि सभी को बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, ताकि सब एक समतामूलक समाज बनाना था ना। तो समतामूलक समाज कब बन पाएगा? जब सभी लोगों को बेसिक चीजें जो उनको अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए चाहिए वो मिल पाए। तो वो सरकार ने सुनिश्चित करा कि सबको न्यूनतम जीवन स्तर मुहैया हो। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या करा, जो जरूरी चीजें हैं जैसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, ये सभी चीजें रियायती दरों पर मुहैया कराई। ठीक है, यह आपका पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या है आपका? भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के साथ साथ नियंत्रण भी था। मतलब क्या है, जो भी पूरे यूएसएसआर के अंदर लैंड है, जमीन, और जितनी भी उत्पादक संपदा है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रही है, ठीक है, इन सभी चीजों के ऊपर सरकार का कंट्रोल था, कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं था। ये हो गया आपका छठा पॉइंट। अब आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सोवियत प्रणाली क्या थी, उसकी विशेषता बताइए। तो सिंपल बता दोगे कि 1917 की साम्यवादी क्रांति के बाद सोवियत प्रणाली अस्तित्व में आई, जो कि पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में ही थी और समाजवाद के आदर्श और समतामूलक समाज की जरूरतों से प्रेरित थी, जिसके लिए हम क्या देखते हैं, इस प्रणाली ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिकता दी। इतना खत्म। आपका सोवियत प्रणाली क्या है, उसका बताओगे विशेषता, बता दोगे। अमेरिका को छोड़ दे तो शेष विश्व की तुलना में ज्यादा विकसित थी, संचार प्रणाली काफी उन्नत थी और विशाल ऊर्जा संसाधन थे, ये सब बता दोगे। फिर आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली थी, घरेलू उपभोक्ता उद्योग बहुत विकसित थे, पिन से लेकर कार तक सभी देश के अंदर बनता था। ये सारी की सारी चीजें बता दोगे, ठीक है, तो आपका एक नंबर भी कहीं भी नहीं कर सकता है। अब देखो, कोई भी सिस्टम कितना भी अच्छा हो, उसकी कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं। तो हम बात करते हैं अब सोवियत प्रणाली की कमियां, ठीक है, या लिमिटेशंस, कि सिस्टम की कमियां क्या थी। ठीक है, कोई भी सिस्टम दूध का धुला नहीं होता है कि उसमें बिल्कुल भी कमियां ना हो, थोड़ी बहुत कमियां कहीं ना कहीं हर जगह होती हैं। तो यूएसएसआर के अंदर भी हम क्या देखते हैं, कमियां थी। पहली क्या, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का सिकंजा कसता चला गया, जिससे यह प्रणाली सत्तावादी हो गई और नागरिकों का जीवन कठिन हो गया। मैं इसको बता देता हूं सही से। अब हुआ क्या, नौकरशाही कौन होती है? वो लोग जो सरकार की पूरे के पूरे देश को चलाने में मदद करते हैं, ब्यूरोक्रेट, जैसे हमारे देश के अंदर आईएएस आईपीएस ये सब है। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं ये समझ लो। अब इनका कंट्रोल पूरे सिस्टम पे टाइट हो गया कि इनको कोई भी हिला नहीं सकता है। ठीक है, जिससे क्या हो गया, ये सिस्टम पूरा सत्तावादी हो गया, मतलब कोई हटा ही नहीं सकता इनको। तो ये क्या हो गया, अथॉरिटेरियन, जिसकी वजह से आम नागरिकों का जीवन कठिन हो गया। मतलब इनके खिलाफ अब कोई बोल ही नहीं पाएगा, तो अब जो जनता है उसको दब कर रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इनकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं टफ हो गई। दूसरा, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। याद रखना, ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। मींस लोग अपनी बातों को या अपनी असहमतियों को चुटकुलों और कार्टून से व्यक्त करते थे। दूसरा पॉइंट। तीसरा, पूरे के पूरे सोवियत सिस्टम में रिफॉर्म की जरूरत थी, सुधार की जरूरत थी। पूरे सोवियत संघ में क्या थी, सुधार की जरूरत थी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या करा, इतना ज्यादा कंट्रोल अपना स्टैब्लिश कर रखा था कि उसने इन सुधारों को पूरी तरीके से करने पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। आप ये भी लिख सकते हो कि कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। क्यों नहीं थी भाई? क्योंकि पूरे के पूरे सिस्टम पर इनका कंट्रोल था, इसलिए वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है कि सभी 15 देशों ने मिलकर, ठीक है, 15 गणराज्यों ने आपस में मिलकर क्या करा था, सोवियत संघ बनाया था, आपस में मिलकर सोवियत गणराज्य बनाया था। लेकिन पार्टी ने जनता की इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि देखो, 15 की 15 देशों ने, रूस और अदर कंट्री ने मिलकर यह सिस्टम बनाया।
अब सभी का धर्म अलग था, विश्वास अलग थे, कल्चर अलग था, ट्रेडिशन अलग था, लैंग्वेज अलग थी। बट हम क्या देख रहे हैं, पार्टी क्या कर रही है कि इन डाइवर्सिटीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उनकी बातों को दबा रही है, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि जो लोग हैं वो सिस्टम से कहीं ना कहीं परेशान होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या था, रूस जो था वो 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। ये कहीं ना कहीं इस सिस्टम की एक और सबसे बड़ी कमी थी, जिसके कारण अन्य देश अपने आप को दबा हुआ महसूस करेंगे। भाई रूस भी तो हमारी तरह ही एक देश है, लेकिन हर मामले पे तो इसी की चल रही है, फिर हमारा फायदा क्या हुआ इस संघ के अंदर? रूस को जो अच्छा लग रहा है वो वही कर रहा है, तो हमारा फायदा क्या हुआ इस सिस्टम के अंदर जाने का? तो हम क्या देखते हैं, फिर जनता का आक्रोश दिन पर दिन बढ़ता चला गया। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इनकी 5 कमियां थी। अब हम बात करते हैं आगे कि क्या जो ये सोवियत संघ था वो यूएसए से बेटर ऑप्शन था? ठीक है, यह ऐसी कौन सी चीज है जिसने कहीं ना कहीं इस सिस्टम को खराब कर दिया, ये भी मैं बोल सकता हूं। तो हम क्या देखते हैं कि जो ये लड़ाई थी पूरी की पूरी, वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चल रही थी। यूएसए आगे था, यूएसएसआर पीछे था कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या जो यूएसएसआर ये जो सिस्टम है, सोवियत संघ जिसको मैं बोल रहा हूं सोवियत संघ, तो जो ये सोवियत संघ था, क्या ये अमेरिका से एक बेटर ऑप्शन बन सकता था? बात करते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि हथियारों की होड़ में तो समय समय पर अमेरिका को टक्कर दी, बट इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि आप कैसे कह सकते हो कि हथियारों की होड़ की वजह से सोवियत संघ को भारी कीमत चुकानी पड़ी? देखो एक अलग से और क्वेश्चन आ गया कि आप कैसे कह सकते हो कि हथियारों की होड़ की वजह से सोवियत संघ को भारी कीमत चुकानी पड़ी? तो पहला कारण क्या है, इसकी वजह से जो सोवियत संघ था प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे जैसे परिवहन और ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया, पहला पॉइंट। दूसरा, सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। मतलब क्या है, जरूरी चीजों की कमी हो रही है, चीजें बहुत महंगी हो रही हैं, और आगे निकलने की इतनी होड़ थी कि कम्युनिस्ट पार्टी ने, ठीक है, जनता की बातों को पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया, जनता को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, जो कि सिस्टम की सबसे बड़ी कमी थी। ठीक है, हमें ये चीज देखने मिलता है। और हम क्या देखते हैं, 2 पॉइंट समझ में आ गए। 1979 में अफगानिस्तान में जो हस्तक्षेप करा, उससे ये सिस्टम जो था और ज़्यादा कमज़ोर हो गया, क्योंकि ये सिस्टम पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि बहुत ज़्यादा संसाधन इन्होंने हथियारों की होड़ में लगा दिए थे और बेसिक चीज़ों पर ध्यान दे नहीं रहे थे, और फिर अफगानिस्तान पर अटैक करना इनको और ज़्यादा उल्टा पड़ गया। ये आप नोट करके लिख सकते हो। ठीक है, और आप देखो, सोवियत संघ का पारिश्रमिक मतलब लोगों का इनकम तो बढ़ा, लेकिन उत्पादकता, देश के अंदर जो प्रोडक्शन है और टेक्नोलॉजी के मामले में धीरे धीरे पश्चिमी देशों से पीछे हो गया। इस तरीके से अगर बात करूं तो 1970 के दशक में ये व्यवस्था लड़खड़ाना शुरू करती है और अंत में ठहर जाते हैं, मतलब ये सिस्टम ग्रोथ ही नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से कि हथियारों की होड़ की वजह से कहीं ना कहीं यूएसएसआर को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। ठीक है, तो यहां पर आपका जो ये सोवियत प्रणाली क्या थी, ये खत्म हो गया। अब ये जो सोवियत प्रणाली क्या थी, इसके अंदर मैंने आपको कहीं ना कहीं अगर आप नोट करोगे तो मैंने 5 सब टॉपिक डिस्कस करे हैं। पहला, सोवियत प्रणाली क्या थी, वही डिस्कस करा। पूर्वी यूरोप के देश क्यों शामिल हुए यूएसएसआर के अंदर या सोवियत संघ में, वो बता। विशेषता, कमियां, और कि हथियारों की होड़ से यूएसएसआर को भारी कीमत चुकानी पड़ी कैसे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।